लेकिन देखें जो हालात हैं उस समय के तत्कालीन सामाजिक हालात, उस पर यदि हम लोग नजर डालें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो समाज में हमेशा एक ऐसा तबका रहा है जो प्रोग्रेसिव रहा है, प्रगतिशील विचारों का धनी है, और वो हर जाति और धर्म में या हर जाति में अपने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में हर जगह देखने को मिल जाए। मेरा संकेत उस मनीषी की तरफ भी है जिसने ज्योतिबा फुले दंपति को अपना हवेली स्कूल चलाने के लिए दिया पुणे में। ब्राह्मणवाद चरम पर है, ब्राह्मणवाद का गढ़ पुणे है, और वहां के ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। पर हालात ऐसे थे समाज में कि 6 वर्ष से ज्यादा की यदि लड़की बिना ब्याही रह गई तो उसको घोड़ वधू कहा जाता। 6 साल से ज्यादा होते ही तो मनु ने तो कहा है कि 3 साल की कन्या हो तो विवाह कर दो तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, उससे उसकी जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी। ये हमारे एंशिएंट के बच्चे पढ़ते हैं नगनिका। नग्न अवस्था में यदि है कन्या, वो कपड़े पहनना नहीं जानती है, उस अवस्था में यदि कन्या का विवाह हो जाता है तो माता पिता को अपार पुण्य मिलता है, और उससे जितना आगे बढ़ती जाएगी उम्र में उतना माँ बाप को घोर पाप का भागी बनना पड़ेगा, और 11 साल से ऊपर तो कतई नहीं। दूसरी तरफ पूरा बौद्ध साहित्य आप उठा करके देख लीजिए, हर घटना में हर जगह इस बात का उल्लेख है कि कन्या का विवाह वयस्क होने पर, आयु प्राप्त करने पर, 16 वर्ष का हो जाने पर, कहीं आयु प्राप्त का मतलब 16 वर्ष की हो गई, वय प्राप्त, वयस्क हो गई है, वय प्राप्त कन्या का, और कहीं कहीं पर 16 साल का लिखा भी 16 साल भी लिखा है वय प्राप्त। तो वय की आयु क्या है कन्या की? बौद्ध परंपरा में 16 साल की आयु वयस्क माना जाता है। आज भी साइंस कहता है 18 वर्ष हमारा मतदान की आयु है, 18 वर्ष का की कन्या का होना, लेकिन अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 16 साल में भी मेच्योरिटी आ जाती है लड़कियों में, तो 16 साल में आ जाती है। अब कितना साइंटिफिक है थ्योरी बुद्धिज्म की, बौद्ध परंपरा की, बौद्ध धर्म की, वह प्राप्त कन्या का ही विवाह। कोई भी कन्या, वह प्राप्त कन्या बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाती थी, फिक्स नहीं था, क्योंकि वह प्राप्त हुआ और उसको माँ बाप को वह ढूंढते में टाइम भी लग गया 1-2 साल। कई घटनाएं, कई विवरण ऐसे हैं, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, कि कई कहानियां ऐसी मिलती है जहां पर वह प्राप्त हो गया, माँ बाप ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, 1-2 साल बीत गए, तो 16-18 साल में भी शादियां होती थी। ये है, और उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल करके कहां ले आया गया? नग्न कन्या, नगनिका कन्या, 3 साल की कन्या का विवाह करना। और फुले जहां पर जिस वक्त पैदा हुए, जिस सदी में पैदा होते हैं, वहां पर भी हालात ऐसे हैं। और महिलाओं का तो जो सती और बाल विवाह की बहुत सारी बातें करती हैं आपने। जो औरतें चिता से, धधकती चिता से निकल के कूद के भागती थी, उनको भी पकड़ करके जबरन वहां पर धकेल करके और भून दिया जाता था, आग की लपटों में धकेल। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो जिंदा आदमी को किस तरह से लोग भून रहे हैं, तो उन्होंने उस पर रोक लगाई, रोक लगाने की कोशिश की। इनको लगा कि ये धर्म पर हमला है। ब्राह्मणों ने मीटिंग की, पुणे के ब्राह्मणों ने संगठन बनाया, चंदा किए, इंग्लैंड केस लड़ने के लिए वकील भेजा कि ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए। और जिन परिवारों में सती नहीं होती थी पति के मरने के बाद, उन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता, और जो औरतें बचती थी, नहीं मरती थी, उनका मुंडन और उनको सफेद वस्त्र और इतनी प्रताड़ना दी जाती थी कि कल्पना करना मुश्किल है। और ये सारी व्यवस्था अपर कास्ट में थी, विशेष तौर पर ब्राह्मणों में थी। सर ने बताया हमारे समाज की समस्या थी ही नहीं, विधवा पुनर्विवाह पहले से चलन में है इस तरह का। तो उसमें बदलाव की शुरुआत भी हमारे बहुजन समाज के नायक ही करते हैं। ब्राह्मण समाज के कचरे, गंदगी और दलदल से उबारने के लिए भी उनको, उनकी महिलाओं को हमारे ही महापुरुष सामने आते हैं। और पहली बार उनको अंग्रेज का शासन नहीं होता तो शायद और कठिनाइयां होती। तो इस बात को भी समझ लीजिए, सब लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, अंग्रेजों को गाली देने से काम नहीं चलता। यदि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो हमारा समाज अब भी वही होता। इसलिए हम लोग, हमारे जो भी हमारे साथी हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि अंग्रेज देर से आए और जल्दी चले गए।
देर से आए और जल्दी चले गए, यानी जल्दी आ जाते तो ये बदलाव जल्दी शुरू हो जाता, हमारा समाज बहुत पहले आगे बढ़ना शुरू हो जाता। जल्दी चले गए, थोड़े दिन और रहते तो इस व्यवस्था को और ठोक पीट करके सही करके जाते। क्योंकि हमको तो स्कूलों में जब सगुणा बाई को ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को ज्योतिबा फुले स्कूल में दाखिला कितना मुश्किल से हुआ। उस समय डीएम की परमिशन लेनी होगा पड़ती थी, लड़कियों के दाखिले के लिए डीएम की परमिशन चाहिए था, लड़कियों को पढ़ना अलाउ नहीं था। तो इन्होंने डीएम से परमिशन करवा करके अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले और सगुणा बाई एक और दूसरी महिला थी उसको भर्ती करवाया। और तब ये सामान्य स्कूल में, बॉयज के स्कूल में, बॉयज गर्ल्स सबके लिए स्कूल थे, उसमें इनका दाखिला और वहां से इनको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और उसके बाद फिर कन्या पाठशाला और ये सब शुरू हुआ। कन्या पाठशाला, जैसा मैंने कहा कि वो एक प्रगतिशील ब्राह्मण थे। सभी ब्राह्मण खराब होते हैं ये मानना भी एक नासमझी है। तात्या साहब भिड़े पुणे के प्रगतिशील ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी कोठी का बरामदा दिया ये स्कूल चलाने के लिए। और पहली बार जिन 6 लड़कियों का दाखिला हुआ उसमें से 4 ब्राह्मण थी, एक धनगर, धनगर मतलब जानते हैं धनगर यहाँ जाती है, गड़ेरिया उग जाती है, और एक मराठा। 4 ब्राह्मण, एक धनगर और एक मराठा, ये 6 लड़कियां पहली बार उसमें दाखिला लेती हैं। और उसके बाद दलित बस्ती में स्कूल खुलता है और ये सारा एक तो है, जैसा बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा उस कहानी पर। तो इस तरह की शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे भी बीएचयू के बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर हैं जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। बीच में 4-5 महीने पहले हमने देखा, उन्होंने लिख दिया कि लोग कहते हैं कि ज्योतिबा फुले वो प्रथम बालिका विद्यालय खोला, ये जो है भ्रम करने वाली बात, उसके पहले भी विद्यालय खोला। इस तरह का उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अंग्रेजों ने बहुत बार प्रयास किए, इसलिए मैंने कल एक छोटा सा लेख भी डाल दिया था। बहुत बार प्रयास किए, कोई स्कूल एक कदम आगे नहीं चल पाया ब्राह्मणों के विरोध की वजह से। कोई भी स्कूल, सारे स्कूल खोलने के प्रयास हुए, बंद कर दिए गए। दलित बस्तियों में खोलने के प्रयास हुए, बंद कर दिए। इनके द्वारा खोला गया स्कूल ही सक्सेसफुली रन किया। और अंग्रेज नर्सेस थी टीचर्स के रूप में, लेकिन कोई भी भारतीय महिला पढ़ने का ही सवाल नहीं तो टीचर्स कहाँ से बने। तो ये सगुणा बाई और ये जब शिक्षित थी तो पहली बार यदि कोई शिक्षक इस देश में बना स्त्रियों में तो माता सावित्री बाई फुले ही। उसी स्कूल में जो तात्या साहब भिड़े की हवेली में खोला गया बालिका विद्यालय, वो पहला विद्यालय था विधिवत तौर पर सक्सेसफुली संचालित विद्यालय। तो इसलिए हम कहते हैं, या जो भी लोग जानते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि इस देश में प्रथम जो विद्यालय कन्या पाठशाला खुला स्त्रियों के लिए वो वही पाठशाला। और इसी तरह से देश की यदि कोई प्रथम शिक्षा का गौरव हासिल किया तो माता सावित्री बाई। तो हमको अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलने की जरूरत है और तमाम तरह की जो भ्रांतियां उसको भी दूर करने की जरूरत है। उस तात्या साहब नामक ब्राह्मण ने न केवल अपनी हवेली दिया, 105 रुपए चंदा भी दिया उस स्कूल को, और प्रॉमिस किया कि हम हर महीने 5 रुपए चंदा देंगे। उस जमाने में 1848 ये कंटिन्यू रखा उसने चंदा। तो इस तरह का जो इतिहास है उसको, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और एक नाम, जो वो फोटो आप देख रहे हैं फातिमा शेख का, फातिमा शेख एक मुस्लिम छात्रा थी, पहली मुस्लिम छात्रा इस देश की फातिमा शेख है। मुसलमानों को एक भी मुसलमान से आप पूछ लो उसको फातिमा शेख का नाम नहीं पता हो। जो बहुजन आंदोलन से नहीं जुड़ा होगा उसको नहीं पता, जो इस आंदोलन से जुड़ गया उसको अपना इतिहास पता है, जो इस आंदोलन से नहीं जुड़ा उसको अपना अतीत ही पता है। और वही पढ़ लिख करके फिर वो बनी, शिक्षिका बनी। और वो दलितों के लिए विशेष पूजनीय तो इसलिए है क्योंकि जो दलितों के मोहल्ले में स्कूल खोले ज्योतिबा फुले ने, वहां वो टीचिंग करती थी, क्योंकि अपर कास्ट के लोग वहां जा नहीं सकते, तो मुस्लिम तो जा सकते, पढ़ा सकते हैं ना दलित बस्ती में। और इन स्कूलों में दलित बच्चे आ नहीं सकते। तात्या साहब के बेड़े की हवेली में बैकवर्ड को तो समझा लिया तो वो लड़कियों का दाखिला हो गया, लेकिन दलित तो वहां नहीं आ सकते थे उस समय में, तो उन्होंने दलित बस्ती में ही स्कूल खोले। इस तरह से साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।